हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। इस सेशन में हम लोग करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का बंगाल। बंगाल के बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से अलग अलग लोगों का इस पर शासन रहा, क्या महत्व थी, क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम है मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल को लेकर। सारी महत्वपूर्ण घटनाक्रम को हम लोग क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे और ध्यान में ये रखेंगे कि हमारा ये जो डिफरेंट एग्जाम है, यूपीएससी हो, पीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, जेपीएससी हो, एसएससी हो, या अभी जो बीपीएससी टीआरई टीचर का एग्जाम है, तो बहुत ये सब में सारे में जहाँ भी हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, जो वहाँ से प्रश्नों की संख्या अधिक रहती है एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के कंपेयर में। इसमें से ये देखिए, हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट है बंगाल, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके बहुत सारे सेशन हो चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाइए, प्लेलिस्ट में दिया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप बाकी सेशन को भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं बंगाल के बारे में। तो क्या खास बात है बंगाल के बारे में? तो देखिए, पहला है, भारत के प्रांतों में बंगाल सबसे उपजाऊ और समृद्ध था। जितने भी प्रांत थे भारत में, उसमें सबसे उपजाऊ और समृद्ध कोई प्रांत था तो वो था बंगाल। बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापक मुर्शिदी कुली खां था। जो बंगाल एक स्वतंत्र राज्य था तो उसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा। ध्यान रखिएगा इसको। तो आइए पढ़ते हैं मुर्शिद कुली खां के बारे में। इसका समय अवधि है 1717 से 1727। ध्यान रखिएगा। तो औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया था। 1700 में क्या किया था? औरंगजेब इसको बंगाल का दीवान बनाया था, किंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1717 ईस्वी में उसने बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। जब मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की, तो जो दीवान बनाया गया था मुर्शीद कुली खां को, वो क्या करता है, एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्टेट का स्थापना करता है। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। तो ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा वो शासक था जो बंगाल से, मतलब ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। तो वो था आपका मुर्शीद कुली खां। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आगे, इसमें 1719 ईस्वी में उसे उड़ीसा का भी प्रांत प्राप्त हो गया। 2 साल बाद उड़ीसा भी उसके अंडर में आ गया। उसने बंगाल में भू सुधार किए। जो भी भूमि से जुड़े हुए नियम थे उसमें सुधार किए। इसके अंतर्गत इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की, किसानों की तकावी ऋण दिए गए और बिचौलियों को उन्मूलन किया गया। जो बिचौलिए थे उनका उन्मूलन किया गया। तो ये था मुर्शिद। मुख्यतः इसमें याद रखना है कि वो मुर्शिदाबाद, ढाका से स्थानांतरित कर राजधानी को मुर्शिदाबाद किया, और इसका ये संस्थापक था। फिर है आगे सुजाउद्दीन। यह मुर्शीद कुली खां का दामाद था। 1773 ईस्वी में बिहार पर भी इसका अधिकार हो गया। वहां से उसने अलीवर्दी खां को सूबेदार नियुक्त किया। तो बस इतना ही था इसके बारे में। अब आगे है सरफराज खां। इसके समय में 1740 ईस्वी में बिहार का सूबेदार कौन था? अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित कर मार डाला तथा स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। देखिए, जो सूबेदार था अलीवर्दी खां, वो गिरिया के युद्ध में इसको सरफराज खां को ही मार दिया और फिर स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। अब अलीवर्दी खां के बारे में देखते हैं। तो इसका समय अवधि है 1740 से 1756। अलीवर्दी खां का नाम पत्र के लिए मुगल सम्राट का अधीन था। मतलब अलीवर्दी खां नाम मात्र का, नाम पत्र नहीं, नाम मात्र का, मतलब वो सिर्फ कहने के लिए मुगल का अधीन था। उसने मुगल बादशाह को राजस्व देना, जो भी टैक्स है, रेवेन्यू है, वो देना बंद कर दिया। अलीवर्दी खां को सबसे ज्यादा मराठों ने परेशान किया। 1751 में मराठा सरदार रघु जी ने अलीवर्दी खां को पराजित कर एक संधि हेतु विवश किया। तो देखिए, कौन हराया मराठा सरदार? तो रघु जी ने, और एक संधि के लिए विवश किया। इस संधि के तहत अलीवर्दी खां ने मराठों को उड़ीसा प्रांत तथा 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने की स्वीकार की। ये सभी चौथ और ये सरदेसाई जो भी है सारा कुछ, सरदेश मुखी,
वो सभी हम लोग मराठे वाले में जब मराठा पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि उड़ीसा वापस से मराठों को मिल जाता है, 12 लाख रुपये वार्षिक चौथ देने के, यानी एक तरह का टैक्स देने के लिए स्वीकार किया। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों के अच्छे संबंध थे, किंतु इसने अंग्रेजों को अपने गोदामों को दुर्गीकृत करने की अनुमति नहीं दी थी। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी, पर यदि छेड़ा जाए तो काट कर मार डालेंगी। तो ये तथ्य, ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ना, आपको एग्जाम में पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो ध्यान रखिएगा, किसने कहा था यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से? किसने किया था यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से कि इन्हें अगर छेड़ा ना जाए तो शहद देगी और छेड़ दिया जाए तो काट मारेगी? तो ये अलवर्दी खां के द्वारा कहा गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के स्टेटमेंट बना के पूछे जाते हैं। अब आगे है सिराजुद्दौला, 1756 से 1757, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए है ये। तो देखते हैं, अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था बल्कि 3 पुत्रियां थी। उसने अपनी छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला, छोटी पुत्री के, देखिए ये सिराजुद्दौला है, उसकी 3 पुत्रियां हैं। तो और उसके छोटी पुत्री, जो छोटी पुत्री है उसका पुत्र किसका? अलवर्दी खां का। ये सॉरी, ये अलवर्दी खां है, उसकी 3 पुत्रियां हैं और उस 3 पुत्रियों की सबसे छोटी पुत्री का पुत्र को सिराजुद्दौला को नवाब बनाया गया। ठीक है, समझ में आया? नवाब बनने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम तथा अंग्रेज। तो देखिए जब ये नवाब बनता है, कौन? सिराजुद्दौला, मतलब कि एक तरह से नाती था ये अलवर्दी खां का, मतलब सिराजुद्दौला का नाना थे अलवर्दी खां। तो उस समय इसके 3 प्रमुख शत्रु थे। तो एक तो था पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, और दूसरा मौसी घसीटी बेगम, और तीसरा अंग्रेज। तो आगे देखते हैं क्या होता है फिर। तो शौकत अली अलवर्दी खां की दूसरी पुत्री का पुत्र था, एक शौकत अली था। आप देखिए सिराजुद्दौला के बाद दूसरी पुत्री का पुत्र शौकत अली पुत्र था, जिसका पिता पूर्णिया का गवर्नर था। उसका पिता क्या था? पूर्णिया का गवर्नर। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह पूर्णिया का नवाब बना। घसीटी बेगम अलवर्दी खां की सबसे बड़ी पुत्री थी तथा ढाका के गवर्नर की विधवा थी। अलवर्दी खां ने अपने सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अलवर्दी खां की मृत्यु के उपरांत जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, तब शौकत जंग, घसीटी बेगम तथा अंग्रेज उसके विरुद्ध हो गए। तो देखिए ये जैसे ही सिराजुद्दौला बोला तो इसके 3 दुश्मन खड़े हो गए। एक खड़े हो गए शौकत जंग, फिर घसीटी बेगम, और एक अंग्रेज। ये 3 दुश्मन थे किसके? सिराजुद्दौला के। किंतु सिराजुद्दौला ने अक्टूबर में 1756 में मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को, इस मनिहारी का युद्ध में इसको क्या किया? हरा दिया, पराजित कर मार डाला, सीधे मार डालता है। फिर 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया। ध्यान रखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में भी विभिन्न एग्जाम में पहले पूछा गया है। छिड़ जाने से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने बंगाल में अपने अपने गोदामों का दुर्गीकृत करना प्रारंभ किया। दोनों दुर्गीकृत मतलब एक तरह से डिफेंसिव वॉल क्रिएट करने लगे अपने अपने गोदामों में। अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर के किले बंदी प्रारंभ की। नवाब ने मना करने पर फ्रांसीसी मान गए, किंतु अंग्रेज नहीं माने। इससे क्रुद्ध होकर सिराज ने अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान किया तथा जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण कर फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। देखिए कौन किया? सिराजुद्दौला ने। नवाब कलकत्ता को मानिक चंद के हाथों में सौंप वे स्वयं मुर्शिदाबाद लौट गए। उसके बाद क्या हुआ कि नवाब कलकत्ता को मानिक चंद को उसका शासन प्रशासन सौंप कर वो खुद मुर्शिदाबाद लौट गए। तो यहाँ पे एक घटना है, ब्लैक होल की घटना, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। देखिए तो इस घटना को उल्लेख एक अंग्रेज अधिकारी जे हालवेल ने किया है। इसमें हालवेल ने बताया है कि नवाब ने 20 जून 1756 ईस्वी को रात 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी तथा 14 फुट चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। सोचिए इतने कम छोटे, 18 फुट लंबा और 14 फुट चौड़ा, मतलब कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपका 18 फीट, ये हो गया 14 फीट चौड़ा, तो लंबाई ज़्यादा। ठीक है,
उस कमरे में कितने लोग को बंद कर दिया? तो 146 लोग को, अंग्रेज बंदियों को बंद कर दिया। अगले दिन हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे, 23 लोग बचे, बाकी लोग मर गए। इस घटना इतिहास में ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल घटना 20 जून 1756 में। किंतु समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियारुल मुतखैरीन में इसका कोई जिक्र नहीं किया था। यह घटना मिथ्या प्रतीत होती। कोई इसको सच बताते हैं, कोई इसको मिथ्या बताते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद है प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि। तो देखिए, कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचते ही क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल पहुंची। क्लाइव ने मानिक चंद को घूस देकर जनवरी 1757 में कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। वहीं फरवरी 1757 में बंगाल के नवाब को क्लाइव से अलीनगर की संधि, कलकत्ता का नया नाम, करना पड़ा। देखिए, अलीनगर करना पड़ा, जिसके तहत अंग्रेजों को अपने स्थलों को दुर्गीकृत करने के सिक्के ढालने की अनुमति प्राप्त हो गई। तो ये था प्लासी का एक पृष्ठभूमि, कैसे युद्ध शुरू होने वाला है। तो अब देखिए, आइए पढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? सबसे पहले इसका डेट याद रखिए। तो 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। तो आइए देखते हैं युद्ध में क्या हुआ। तो देखिए, अंग्रेजों ने मार्च 1757 को क्लाइव व वाटसन के नेतृत्व में, तो पूछता है ये कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो क्लाइव और वाटसन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। हाँ, नेतृत्व किया गया। नेतृत्व में फ्रांसीसियों से चंद्रनगर छीन लिया। इससे नवाब क्रुद्ध हुआ तथा इसे अलीनगर का संधि उल्लंघन माना। अब क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू किया। इस षड्यंत्र में नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर, एक धनी व्यापारी अमीर चंद, बैंकर जगत सेठ तथा दीवान राय दुर्लभ शामिल थे। इनमें आपस में निश्चय हुआ कि मीर जाफर को नवाब बना दिया जाए। ठीक है, वह इसके लिए कंपनी को लाभान्वित करेगा। तो ये था। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। अंततः 23 जून 1857 को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ। तो देखिए, 23 जून 1857 को किस नदी किनारे? ध्यान रखिएगा, पूछता है भागीरथी। भागीरथी के नदी के किनारे प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ। इसमें नवाब की ओर से, देखिए नवाब की ओर से कौन? मीर मदान, मोहनलाल एवं कुछ फ्रांसीसी सैनिक ने भाग लिया। मीर मदान युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी हो गए। देखिए, प्लासी युद्ध में कौन विजयी हो गया? अंग्रेज। नवाब भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां मीर जाफर ने उसका कत्ल करवा दिया तथा स्वयं को बंगाल का नवाब घोषित किया। मीर जाफर अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगना की जमींदारी और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। यह भी सुनिश्चित हुआ कि भविष्य में अंग्रेज पदाधिकारियों तथा व्यापारियों को निजी व्यापार पर कोई नहीं देनी होगी। प्लासी का युद्ध में भारत राज्य की स्थापना का प्रस्थान बिंदु था। तो अंग्रेजों को निर्णायक विजय पड़ सका। देखिए, ये क्या था ना, प्लासी का युद्ध अंग्रेजी राज्य की स्थापना का एक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल निर्णायक जो बोला जाता है कि अंग्रेजों का शासन और ये राज्य स्थापित हो गया, वो बक्सर युद्ध के बाद प्राप्त हुआ। लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट एक तरह से बोल सकते हैं कि कब से शुरू हुआ। तो प्लासी का युद्ध। उसके बाद देख लेते हैं मीर जाफर। तो प्लासी युद्ध के बाद, अब देखिए एकदम सीक्वेंस वाइज देखिए, घटनाक्रम आपको दिमाग में फिट होते जाएगा। प्लासी युद्ध हो गया, तब उसके बाद क्या होगा? तो देखिए, प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। अंग्रेज किसको नवाब बनाएगा? मीर जाफर को। यद्यपि मीर जाफर क्लाइव की कठपुतली ही था, मतलब कि बना तो नवाब, लेकिन वो क्लाइव के इशारे पे काम करता था, परंतु वह कंपनी की लगातार बढ़ती हुई पैसों की मांग को पूरा न कर सका। कठपुतली था, पर जो डिमांड था उसका, अंग्रेज का, वो उसका पूरा नहीं कर पा सका। 1760 तक मीर जाफर पर कंपनी का 25 लाख रुपया बकाया हो गया। तो जो डिमांड था अंग्रेजों का, वो फुलफिल नहीं कर पाया और मीर जाफर पे कितना, 25 लाख रुपया बकाया हो गया। अंग्रेजों ने नवाब बदलने का निश्चय किया और 1760 में मीर कासिम से समझौता किया। तो मीर जाफर, देखिए ध्यान रखिए, मीर जाफर को पहले बनाता है, जितना मांगा पैसा नहीं दिया, तो मीर जाफर, ध्यान रखिएगा, मीर जाफर, हाँ ठीक है। उसके बाद आएगा मीर कासिम।
तो देखिए फिर मीर कासिम से समझौता किया, उसमें उसे नवाब बनाने के बदले बर्दमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी कंपनी को प्राप्त हो गई। देखिए उसको बनाया मीर कासिम को, तो उसके बदले में अंग्रेज को क्या फायदा हुआ? तो बर्दमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी मतलब टैक्स कलेक्शन का पूरा जिम्मेवारी अंग्रेज को मिल गया। मीर जाफर ने मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ दी। तो मीर जाफर था, मीर जाफर क्या किया? मीर जाफर क्या किया? मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ दी। इस तरह रक्तहीन क्रांति के द्वारा सत्ता परिवर्तन मतलब कोई बिना लड़ाई झगड़ा हुआ सत्ता स्थानांतरित हो गया, मतलब ट्रांसफर हो गया। तो ये था मीर जाफर। और ध्यान रखिएगा ये मीर कासिम मीर जाफर दोनों ऑप्शन में देगा तो उसमें कंफ्यूजन होगा कि पूछा है कौन था जो प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जिसे नवाब बनाया, या फिर बाद में सत्ता बाद में अंग्रेज अगर जो कलेक्शन जो था 25 लाख रुपया बकाया हो गया तो वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो फिर से वो किसे अंग्रेज लोग नवाब बनाते हैं। तो मीर जाफर मीर कासिम में कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ध्यान रखिएगा मीर जाफर को बनाया, बाद में मीर कासिम को, और ये इसमें बिना कोई लड़ाई हुए सत्ता हस्तांतरित हो जाती है। अब देखिए इसमें मीर कासिम, मीर जाफर हो गया तो मीर कासिम के बारे में पढ़ते हैं। तो मीर कासिम अलवर्दी खां के बाद दूसरा सबसे योग्य नवाब था। ध्यान रखिएगा कि अलवर्दी खां के बाद दूसरा सबसे योग्य नवाब था। वह महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, देखिए मुंगेर यानी कि बिहार में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे तो उस समय बिहार में मतलब बंगाल का ही पार्ट था, लेकिन प्रेजेंट देखा जाए तो ये मुंगेर में कर लेता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। मीर कासिम ने मुंगेर में तोपों और बंदूकों की फैक्ट्री स्थापित की। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और यूरोपीय पद्धति पर सेना का गठन किया। धीरे धीरे अंग्रेजों तथा मीर कासिम के बाद, अब देखिए पहले मीर जाफर से भी मतभेद हुआ अंग्रेज का, तो मीर कासिम को बनाया। अब जैसे ही ये एक अपनी सेना बनाने लगा और फैक्ट्री स्टैब्लिश करने लगा तोपों और बंदूकों की, तो फिर मीर कासिम में भी अंग्रेजों के बीच मतभेद शुरू हो गया। अंग्रेजों को लगा कि मीर कासिम भी मीर जाफर की तरह कठपुतली बना रहेगा, किंतु मीर जाफर अपनी योग्यता के शासन करना चाहता था। अंग्रेजों को लगा, देखिए यहाँ पे चीज को समझिए, उन लोग क्या चाहते थे अंग्रेज लोग कि हम गद्दी पे बैठा देते हैं लेकिन ऑर्डर सारा मेरा ही चलेगा। तो पहले मीर जाफर को बनाया, तो उस पे वो जितना कलेक्शन टैक्स कलेक्शन के लिए बोला गया वो कर नहीं पाया, उधारी हो गया 25 लाख का। तो फिर वो क्या करते हैं, वो इससे बात करते हैं मीर कासिम को, फिर उसको गद्दी पे बैठाते हैं। तो अंग्रेज को लगा कि ये मेरे इशारे पे काम करेगा, ठीक है। बट क्या हुआ, मीर कासिम मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी को कहाँ ट्रांसफर किया? मुंगेर, ध्यान रखिएगा इसको। और उसके बाद क्या वो करता है कि अपना एक मुंगेर में एक निजी मतलब एक सेना तैयार करने लगा, जस्ट लाइक जिस तरह से अंग्रेजों के सैनिक रहते थे, और बंदूक की फैक्ट्री और तोपों की फैक्ट्री स्टैब्लिश की। तो ये सब देख के अंग्रेजों को लगा कि ये मतलब कि हम लोग का कठपुतली नहीं रहेगा ये। फिर आगे देखते हैं, मीर कासिम ब्रिटिश के बीच मतभेद का तत्कालीन कारण दस्तक का दुरुपयोग था। दस्तक का दुरुपयोग था। दस्तक का उपयोग कंपनी अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए भी करने लगे थे। दूसरी तरफ दस्तकों को भारतीय व्यापारियों को भी बेच दिया करते थे, जिससे नवाब को राजस्व हानि होने लगी। तो एक कारण था दस्तक। देखिए अतः नवाब ने कठोर कार्यवाही की तथा सभी आंतरिक कर हटा दिया। इंटरनल जितने भी टैक्सेस थे उसको हटा दिया गया। वह भारतीय व्यापारी भी अंग्रेज के समान हो गए, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए और इस घटना की परिणति बक्सर के युद्ध में हुई। तो अब आगे हम लोग देखेंगे बक्सर का युद्ध। देखिए किस तरह से सीक्वेंस वाइज हम लोग देख रहे हैं, हर एक घटना के बाद एक घटना। तो उस तरह का स्टोरी लाइन आप अपने दिमाग में बिल्ड कीजिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ उसको याद करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम का, खास करके बीपीएससी का PYQ निकालिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो को देखने के बाद लगाइए, फिर बताइए कि आप ये क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं, और नहीं बना पा रहे हैं तो फिर से रिवीजन कीजिए और देखिए कहाँ पे कमी रह जा रही है। तो चलिए, मीर कासिम ने अंग्रेजों के विरुद्ध त्रिगुट बनाया। क्या किया? त्रिगुट। त्रिगुट का मतलब एक गुट बनाया जिसमें 3 लोग थे। सिंपल सिंपल सा मतलब है। जिसमें देखिए कौन था? अवध का नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट बादशाह शाह आलम द्वितीय। इसके अलावे मतलब एक तरफ बादशाह शाह आलम द्वितीय हो गया, एक सुजाउद्दौला हो गया, एक मीर कासिम हो गया। ध्यान रखिएगा मीर कासिम जो दोबारा बनता है, पहले मीर जाफर बना था, कंफ्यूज नहीं होना है।
अंग्रेजों के कमान, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का कमान किसके हाथ में था, तो हेक्टर मुनरो के हाथ में था। 22 अक्टूबर 1764 में हेक्टर मुनरो ने बक्सर के मैदान में मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। अब देखिए, मीर कासिम, ये त्रिगुट जो था उसकी सेना को हरा देता है। मीर कासिम दिल्ली भाग गया, तो उससे क्या होता है, डर के वो दिल्ली भाग गया और 1777 में उसकी मृत्यु हो गई। जबकि शुजाउद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। मीर कासिम तो भाग जाता है, लेकिन ये दोनों क्या करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। प्लासी का युद्ध तो षड्यंत्र का परिणाम था, लेकिन बक्सर के युद्ध अंग्रेजों की विजय थी। तो देखिए, वो तो एक षड्यंत्र के तौर पे वो वहां जीत जाता, लेकिन ये जो था एक्चुअल अंग्रेजों का विजय था। और बक्सर के युद्ध के विजय के पश्चात ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभु सत्ता की स्थापना हुई थी। तो ये पूछा गया प्रश्न है, पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध के बाद ब्रिटिश का प्रभु सत्ता स्थापित हुआ था, मतलब एक्चुअल शासन, एक्चुअल पावर स्टैब्लिश हो गया था इंडिया में। तो अब देखिए, इसके बाद हो गया ये, हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे इलाहाबाद की संधि। तो देखिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा क्लाइव के मध्य हुई। किसके किसके बीच हुई? शाह आलम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच हुआ। इसके तहत ध्यान रखिएगा, क्लाइव और यहाँ पे लीड कौन कर रहा था इस युद्ध को? हेक्टर मुनरो, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके तहत मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी दे दी। बदले में कड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र अवध के नवाब को से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया गया। साथ ही अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को निजामत के खर्च हेतु 53 लाख रुपये सालाना एवं व्यक्तिगत खर्च के लिए 26 लाख रुपये सालाना देना स्वीकार किया। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा। अब व्यवहार में मुगल शासक अंग्रेजों को अब पेंशन प्राप्त करने वाला बनकर रह गया था। देखिए, कहने का तो वो शासक था, लेकिन वो सिर्फ क्या था, इन्हीं के राज्य में अंग्रेज के पेंशन पे इन लोग जीवित थे। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त, ये पहली संधि थी 12 अगस्त 1765, फिर 16 अगस्त को, यानी कि जस्ट 4 दिन बाद दूसरी एक संधि होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के मध्य। देखिए, तो 3 लोग थे, तो एक तो भाग गया, तो एक के बीच संधि हो गया, अब दूसरे के बीच संधि होगा। तो इसमें क्या होता है, इसके तहत कड़ा और इलाहाबाद को क्षेत्र छोड़कर अवध का राज नवाब को वापिस मिल गया, बदले में अंग्रेजों को हर्जाने के रूप में। देखिए, अब अब लड़ाई किए हैं तो अब आप उसका जुर्माना भरिए, तो 50 लाख रुपये मिले। इसमें यह भी प्रावधान रखा गया कि अगर कोई शक्ति अवध पर हमला करती है तो ब्रिटिश अवध की सहायता करेंगे। तो एक कंडीशन दे दिया, आप पहले लड़ाई लड़े, आपको हम कब्जा लिए, तो एक संधि हुआ कि आप इतना पैसा दीजिए, कितना, तो 50 लाख रुपये। और उसके एवज में क्या होगा कि अब आगे आने वाले दिनों में अगर आप पे कोई हमला करता है, कोई उस तरह का आक्रमण होता है, तो हम आपकी रक्षा करेंगे। तो ये था इलाहाबाद की दूसरी संधि। पहली संधि ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था और क्लाइव के बीच में, और दूसरी संधि हुआ था अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में। तो दोनों संधि को याद रखिएगा, और ये बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। अब बंगाल में द्वैत शासन, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। तो बक्सर युद्ध में विजयी होने के बाद अंग्रेजों ने, देखिए किस तरह से एकदम स्टेप वाइज हम लोग जा रहे हैं, सीक्वेंस वाइज, कि हाँ ये घटना हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और वो भी जो एग्जाम में पूछता है, फालतू का कहानी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, डायग्राम, पिक्चर, ये सब तो बहुत है, ये कम समय में आपको टू दी फैक्ट देखने, ये रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, 4-4, 5-5 घंटे के, लेकिन आपको उसमें कंटेंट बहुत कम मिलेंगे। वो लोग जो स्टार्टिंग में है उन लोग के लिए वो वीडियो अच्छा है, लेकिन आप लोग जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, एक बार पढ़े हुए हैं, उन उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग जितने भी ऐसे फ्रेंड हैं, अब उनको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो से, रिवीजन के तौर पे बहुत ही अच्छा। आप सेशन पे पूरा वीडियो देखते जाइए, आने वाले दिनों में किस तरीके से आपका मॉडर्न हिस्ट्री वन ऑफ द बेस्ट वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो बक्सर के युद्ध में विजय होने के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। पुनः मीर जाफर को वापस, याद आई है, मीर जाफर से शुरू हुआ, फिर मीर जाफर से शुरू हुआ, फिर मीर कासिम का आया, फिर देखिए पुनः बंगाल का नवाब किसे बना दिया? मीर जाफर को। किंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। उसका मृत्यु के बाद उसका बेटा नजमुद्दौला नवाब बना। देखिए, मीर जाफर का बेटा नजमुद्दौला नवाब बना। नए नवाब ने फरवरी 1765 ईस्वी में संधि के द्वारा नवाब की सेना समाप्त कर बंगाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोलकाता
कलकत्ता काउंसिल को अपने हाथ में ले ली। देखिए, नवाब की सेना समाप्त हो गया, अब कलकत्ता काउंसिल उसकी सुरक्षा करेगी। इस संधि के अनुसार बंगाल में एक नायाब सूबेदार मोहम्मद रजा खां की नियुक्ति अंग्रेजों द्वारा की गई। साथ ही बंगाल की सुरक्षा, ब्राह संबंध, मतलब बाहरी जो भी रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन जो बोलते हैं, तथा वित्तीय व्यवस्था पर भी कंपनी का नियंत्रण हो गया। इस तरह बंगाल में नवाब को स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। तो देखिए, सारा कुछ तो ले ही लिया सुरक्षा ले ही लिया, एक्सटर्नल जो भी रिलेशन है उस पर भी, और वित्तीय व्यवस्था, जब पावर ले लिए, सुरक्षा ले लिए, पुलिस ले लिए, फाइनेंस ले लिए, तो अब संबंध, तो सारा कुछ तो उसी के हाथ में कंट्रोल हो गया। तो स्वतंत्र शासन नवाब का खत्म हो गया। तो देखिए, नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया। क्लाइव ने अगस्त 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। इस प्रावधानों में साल एवं द्वितीय को 26 लाख रुपए प्राप्त होने थे, अर्थात इन दोनों राशियों 56 लाख और 53 लाख को देने के बाद समस्त भू राजस्व पर कंपनी का अधिकार हो गया। क्लाइव ने द्वैत शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व प्रशासन, राजस्व वसूली और दीवानी, ये 3 चीज ध्यान दीजिएगा, तभी आपको द्वैत शासन समझ में आएगा। क्लाइव ने क्या किया, द्वैत शासन व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व प्रशासन, राजस्व वसूली और दीवानी न्याय अपने पास रखे, जबकि आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय एवं अन्य समस्त प्रशासनिक, मतलब जो मेन मेन प्रमुख जो चीज थे वो अंग्रेज ले लिए, जैसे राजस्व प्रशासन, राजस्व वसूली, दीवानी, सब कुछ तो इन्हीं के पास था। तो नाम मात्र करने के लिए जो चीज था बचे हुए, वो चीज नवाब को छोड़ दिए। अर्थात क्लाइव ने प्रशासन पर अधिकार तो ले लिया, लेकिन उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार एवं उत्तरदायित्व दोनों अलग कर दिया गया। इसी को द्वैत शासन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत लोग को समझ में ही नहीं आता कि द्वैत शासन होता क्या है। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां, देखिए दीवानी कार्य के लिए किसको, मोहम्मद रजा खां, और बिहार में राजा सिताब राय तथा उड़ीसा में दुर्लभ राय, ये तीनों नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में राजा सिताब राय, उड़ीसा में दुर्लभ राय नियुक्त किया गया। द्वैत शासन व्यवस्था के तहत बंगाल का शोषण होता रहा। बंगाल की स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि इतिहासकार के एम पन्नीकर ने इस काल, यानी कि 1765 1772 ईस्वी को डाकुओं का राज कहा। उसी प्रकार ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने इसे बेशर्मी और लूट का काल माना है। अतः वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देखिए, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, आपको कुछ भी ऐसा चीज नहीं है बताया जा रहा है फालतू का कहानी जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। तो देखिए, द्वैत शासन लाया कौन, वो बताना है आपको। तो कौन लाया, तो क्लाइव लाया। हटाया कौन, तो वॉरेन हेस्टिंग हटाया। कब हटाया, तो यहाँ पे ध्यान है 1772 में। तो इस तरीके से, और ये जो दीवानी राइट्स किसको जो मिला था उसके तहत किसको किसको पावर मिला था दीवानी राइट्स के लिए, तो देखिए मोहम्मद रजा बिहार, ये बंगाल में, बिहार में किसको मिला, तो राजा सिताब राय को, उड़ीसा में किसको मिला, तो राय दुर्लभ को। इस तरीके से सारी चीज को ध्यान रखिएगा, प्रयास कीजिए, और अगर चाहें तो आप लाइन का इस तरीके से कि हाँ दीवानी राइट स्टार्ट किया। ये द्वैत शासन को स्टार्ट किया, किसके द्वारा हुआ, तो क्लाइव के पॉइंट ऐसे छोटे छोटे नोट डाउन कर सकते हैं, वो रिवीजन में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, इस सेशन में बस इतना ही था। अब हम लोग बहुत जल्द आगे कवर करेंगे। इसके अलावा बंगाल हो गया, तो मराठा और अन्य जितने भी जो राज्य थे या महत्वपूर्ण, और इसके अलावा जो भी टॉपिक है, तो हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए अपना कैसा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।